जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है जिन कपड़ों को आप ब्रांडेड कंपनी का समझकर खरीद रहे हों वह नकली हों। हाल ही में जबलपुर पुलिस प्रशासन की टीम ने कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक शॉप से बड़ी तादाद में प्यूमा कंपनी के नाम और लोगो लगे नकली कपड़ों को जब्त किया है। दरअसल जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय से एल्यूडिकेशन एडवोकेट एंड सॉलिसिटर लॉ फर्म पंजाब विभाग न्यू दिल्ली के जांच अधिकारी मयंक शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई। थाना कोतवाली क्षेत्र में कपड़े की दुकानों पर कंपनी के नाम के हुबहू दिखने वाले नकली कपड़े, टी शर्ट, लोअर विक्रय किए जा रहे हैं। शिकायत की एसपी ने जांच करवाई, जिसके बाद थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मंगलवार दोपहर को मुखबिर से सूचना मिली, एक व्यक्ति एक्टिवा में सफेद रंग की बोरी में कंपनी के लोगो लगे कपड़े बेचने के लिए बड़ा फुहारा तरफ जा रहा है। सूचना पर कोतवाली के सामने पुलिस प्रशासन की टीम तैनात हुई। फिर मुखबिर द्वारा बताया हुलिये का व्यक्ति एक्टिवा में प्लास्टिक की बोरी ले जाते दिखा, जिससे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम तनिष्क जैन बताया। पुलिस ने तलाशी ली तो बोरी में नकली कपड़े मिले, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने लालवानी होजरी के सामने गढ़ा फाटक रोड स्थित खीमचंद के कपड़ों की दुकान बड़े बाबा गारमेंट्स में काम करना और दुकान मालिक खीमचंद के कहने पर बड़े बाबा गारमेंट्स गढ़ा फाटक से उक्त माल लेकर सप्लाई करने जाना बताया। आरोपी तनिष्क के कब्जे से कंपनी के हुबहू दिखने वाले नकली कपड़े जब्त किए और गोयंका अपार्टमेंट बेस्ड पंजाबी बाग न्यू दिल्ली के जांच अधिकारी मयंक शर्मा के साथ आरोपी तनिष्क जैन के पता अनुसार बड़े बाबा गारमेंट्स गढ़ा फाटक में दबिश दी। दुकान मालिक ने पूछताछ पर अपना नाम खेमचंद जैन, उम्र 55 वर्ष, निवासी भालदापुरा नरघैया कोतवाली बताया, जिसकी दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में 300 नग 136 नग हुडी प्यूमा कंपनी के हुबहू दिखने वाले नकली कपड़े मिले। दुकान मालिक खेमचंद ने सघन पूछताछ करने पर उक्त माल स्वयं का होना बताया। आरोपी दुकान मालिक खेमचंद के कब्जे से 300 नग टी शर्ट 136 नग हुडी जब्त करते हुए आरोपी तनिष्क और दुकान मालिक खेमचंद के विरुद्ध धारा 51-63 कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जो भी नकली सामान या मिलावटी सामग्री बेचने वाले हैं उसके खिलाफ जिला कलेक्टर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें सीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी हैं और वो विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। इसमें कई कार्रवाइयाँ की गई है, जिसमें मिलावटी चीज़ों को होटलों से जब्त किया गया है और जो अभी आप कार्रवाई बता रहे हैं कोतवाली में इस तरह की कार्रवाई संपादित की गई है। और जो भी इस तरह की मिलावट करके या गलत सामग्री बेचेंगे या दूसरे कंपनी का माल बता के और अपनी कंपनी के का ठप्पा लगाकर उसमें लाभ लेने का प्रयास करेंगे, ऐसे कई लोगों पे कार्रवाई की गई है और आगे भी इन टीमों के द्वारा इसमें लगातार सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी। अभी बच्चा पूरा खत्म हो गया तो बवाल हो रहा है, लेकिन डेली बेस पे कोई ना कोई हाथ पर आपको अगर चाहिए तो 25 वीडियो रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा। जो आदमी इसके पहले भी आपने चर्चा करें, बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे जो ब्रेकर है। तो हम कहना चाह रहे हैं पहले जो ब्रेकर है, ब्रेकर को आप हाईलाइट कराइए, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट लगाइए, 1 महीना अभी शादी हुआ है ना, जब मर गया है सिग्नल जो है ना, इसके पहले भी आप यहाँ पे जब सिग्नल चालू हो जाए, यहाँ परमानेंट कॉन्स्टेबल जाए और जितना अतिक्रमण है वहाँ से लग के सब अलग करवाइए। रोज इधर कोई ना कोई ब्रेकर को हाईलाइट करवाइए। आपको पहले ही बताया, आप ब्लिंक लाइट लगाइए, जो अपनी लाइट जलती है दूसरे लाइट में दिखती है ना, हो जाता है, वो नहीं होता है। आप देखते हैं, इसके लिए व्यवस्था बनाइए। लोगों को हम लोग भेजते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, आप बोलोगे सर का नंबर तो सर आज एक्सीडेंट हुआ, सर इतने बजे एक्सीडेंट हुआ, मतलब 1 महीने में 50 लोग देखते हैं। हम लोग की जवाबदारी है, आप लोग 5-5 एक्सीडेंट हो जाते हैं खड़े खड़े, मतलब कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से गई, कोई यहाँ से आया, कोई मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोहलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार शाम दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां साइकिल से घर लौट रहे 12 साल के असीम राजा को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी, बच्चा अपनी साइकिल समेत वाहन के नीचे फंस गया। पिकअप उसे कई फीट तक सड़क पर घसीटते हुए ले गया, जिससे मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कैसे मुख्य सड़क पर आती पिकअप ने बच्चे को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद आरोपी चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद आक्रोशित भीड़ ने उसे दबोच लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गोहलपुर टीआई रितेश पांडे ने जानकारी दी। शाम करीब
बाद बजे हुए हादसे के बाद पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। गोलीकांड में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पीड़ित ने एएसपी सूर्यकांत शर्मा को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम खमदेही में 30 मई को देवेंद्र रैकवार पर गोली चलाकर जान से मारने के प्रयास के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। मामले में थाना पाटन में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपी रामनारायण पटेल के फरार बताए जाने को लेकर पीड़ित और उसके परिवार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इसी सिलसिले में देवेंद्र रैकवार ने एसपी सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी, प्रकरण की उच्च स्तर से निगरानी, निष्पक्ष और प्रभावी जांच की मांग की। पीड़ित का आरोप है आरोपी के खुले में रहने से उसे और उसके परिवार को भय है और साक्ष्यों को प्रभावित करने, गवाहों पर दबाव बनाने की आशंका है। ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी एवं वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये 30/5 को रामनारायण पटेल ने हमारे ऊपर गोली चलाई थी। शायद भवन है पहली खमदेही में, ट्राई करने गया था मैं, तो उसी का आवेदन एसपी ऑफिस आए हैं देने के लिए तो भाई हमारा कुछ गरीब आदमी है वो तो मालगुजार है कि नहीं। हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती। थाने भी हम 2-3 बार गए कि पीआई साहब से बोला कि साहब हमारा कुछ तो कीजिए, बताओ, धमकियाँ मिल रही हैं भाई। आज हमारे साथ बताओ बच गए हैं तो भाई कुछ तो होना चाहिए। गरीब आदमियों को कोई भी मार देगा, गरीब आदमियों की कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या वजह क्या थी? अरे वो वहाँ का खमदेही का हमारे वहीं रहता है, तो वहाँ पे काम करता है वो, छोटू चौधरी नाम है उसका। तो उससे विवाद हो गया रहा हमारा, गाली गल्ला दे रहा था वो, तो उसको थोड़ा बहुत चिमटा चिमटी हो गई हमारी। और उसके बाद फिर ये रामनारायण बोलने लगा मेरे को 2 हफ्ते बाद के देखते हैं साले ढिमरा को जिसका दिन बहुत मारेंगे। तो देखते 2-3 बार धमकी दी। मैंने कहा कि भाई चाचा लगते हैं तो भाई हमने कुछ नहीं बोला, मालगुजार वहाँ के। तो एक दिन हम तराई करने गए, कोई 6:30 बजे उसने गोली चलाई हमारे ऊपर, रामनारायण पटेल ने। हाँ, इसी का हम आप कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। फरार था, आ गया घर में, तो मैं गया थाने भी गया था मैं, तो उनसे पीआई साहब से ही बोला था, तो कहते हैं कि देखते हैं। आज आप कहाँ हैं? एसपी ऑफिस। गोली चलाई तो घायल हुई? हाँ, गोली आर पार निकल गई थी। क्या बात है? अब जो अब वो उचित करेंगे तो वही जांच चल रही है। देवेंद्र वर्मा ठीक है ना। देवेंद्र रैकवार ग्राम खमदेही थाना पाटन से आया हुआ था। उसका कहना है कि उसको एक रामनारायण पटेल के द्वारा गोली मारी गई थी। इसमें थाना प्रभारी जो है वो पूरे घटना की इसमें निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। घटना को संदेहास्पद था, इसलिए इसकी पूरी जांच की जा रही है। जांच में जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर इसमें इसका निराकरण किया जाएगा। बीकॉम परीक्षा में सिलेबस से अलग प्रश्न पत्र, छात्रों ने उठाया सवाल। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों ने परीक्षा में सिलेबस से अलग प्रश्न पत्र आने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रा भूमिका शुक्ला के अनुसार पूरे वर्ष उन्हें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया, लेकिन परीक्षा में बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर का प्रश्न पत्र आ गया, जिसकी वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों का कहना है मामले में री एग्जाम की बात कही गई, लेकिन उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, जबकि गलती उनकी नहीं है। महाकौशल विधि छात्र संघ के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने विश्वविद्यालय की गंभीर लापरवाही बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की मांग की। वहीं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जाँच कंट्रोलर के माध्यम से कराने और जाँच में तथ्य सामने आने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिलेबस नहीं आया था, जो सिलेबस हमको पढ़ाया गया था वो मैम को गलत सिलेबस प्रोवाइड किया गया था, मैम को सही सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया गया, इसलिए मैम को जो डिपार्टमेंट से मिलेगा मैम तो वो पढ़ाएंगी। हम लोग का तो कोई गलती नहीं थी, ना मैम की गलती थी, सारी गलती डिपार्टमेंट वालों की थी। हम लोग ने पेपर के दिन HOD आया था, तो उनने बोला कि ठीक है इसके बारे में अपन डिपार्टमेंट में बात करते हैं। हम लोग डिपार्टमेंट गए तो उनने ऐसा किया कि उनने बोला कि री एग्ज़ाम होगा। उसकी वीडियोस भी हम लोग के पास है कि उनने बोला है कि री एग्ज़ाम होगा, बट उनने कहा है कि सब बच्चों को सप्लीमेंट्री देनी पड़ेगी। हम सप्लीमेंट्री क्यों दें जब हमारी कोई गलती ही नहीं है। कहाँ का मामला है ये? कौन सी क्लास का? ये हमारा बीकॉम डिपार्टमेंट UIM लगता है, वहाँ का मामला है। और ये फर्स्ट ईयर और ये HOD की वो आशीष शर्मा सर हैं, उनके
ये RDVB यूनिवर्सिटी का मामला है। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को जनरल प्रमोशन दिया जाए और मैम को निकालने की धमकी भी दे रहे हैं। मैम हम लोग का साथ दे रही हैं तो मैम को बोल रहे हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा, और जबकि मैं नाम नहीं बता सकती। हमारा नाम भूमिका शुक्ला है। शासकीय लेडी एल्गिन हॉस्पिटल में नशेड़ियों का हंगामा। जबलपुर रात करीब 3:30 बजे आपस में भिड़े नशे में चूर आरोपी, महिला अस्पताल के मेन गेट पर जमकर की मारपीट। हंगामे की खबर पाकर पहुंची डायल 112 कर्मियों से भी की बहस। शराबियों के हंगामे के वीडियो आया सामने। एसी में एक वीडियो सामने आया। विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक महिला शराब पीती नजर आ रही है। यह दोनों ही वीडियो शासकीय अस्पताल के हैं और सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी गार्ड नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का हुआ जबलपुर आगमन। सर्किट हाउस पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष का जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश अवस्थी, कैंट विधायक अशोक रूहानी, विधायक सुशील इंदु तिवारी, विधायक नीरज सिंह, जेडी अध्यक्ष संदीप जैन सहित तमाम जनप्रतिनिधि ने किया स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने प्रदेश में 10,630 करोड़ रुपए की विकास परियोजना के प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। इसमें सिवनी, बालाघाट, 4 लेन बाईपास सहित कई सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। प्रदेश की 12 सड़कों का निर्माण हाइब्रिड मॉडल पर किया जा रहा है। साथ ही नाबार्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में भोपाल विदिशा मार्ग, खलघाट मनावर मार्ग, मंदसौर सीतामऊ बसई सुबासरा मार्ग और पूर्वी भोपाल बाईपास को 6 लेन करने सहित अन्य सड़क परियोजनाओं पर निर्णय लिए गए। किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए आपसी सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए तय किया गया। सहमत किसान को अधिग्रहित जमीन की 4 गुना राशि तत्काल दी जाएगी। उज्जैन में धनवंतरी विश्वविद्यालय के लिए पदों की स्वीकृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। 20 अगस्त से फार्मर आईडी बनाने का काम शुरू हो चुका है और अब अधिकारी किसानों के पास जाकर फार्मर आईडी बनाएंगे। खाद वितरण व्यवस्था को आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप के जरिए खाद की बुकिंग की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में असामान्य बारिश की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिक बारिश वाले जिलों में राहत बचाव कार्य और कम बारिश वाले जिलों के लिए पहले से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए अतिरिक्त भेजे जाने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ियों को बधाई दी है। विदिशा के विभोर जैन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया गया। पोर्टे वाले एक्सरे मशीन को लेकर अस्पताल प्रशासन ने रखा अपना पक्ष। वाराणसी मंडलीय चिकित्सालय में पोर्टे वाले एक्सरे मशीन को लेकर पोर्टल में प्रकाशित खबर के संबंध में अस्पताल प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया, अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध पोर्टे वाले एक्सरे मशीन का उपयोग किया गया है और अब तक इस मशीन से 44,172 एक्सरे किए जा चुके हैं। प्रमुख अधीक्षक ने बताया, पोर्टे वाले एक्सरे मशीन अस्पताल में गंभीर मरीजों, वार्ड, आईसीयू ऐसे मरीजों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिन्हें एक्सरे कक्ष तक ले जाना संभव नहीं होता। मशीन के माध्यम से जरूरत के अनुसार मरीजों को बेड साइड एक्सरे की सुविधा उपलब्ध कराई जाती रही है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, प्रमुख अधीक्षक SSPG मंडलीय चिकित्सालय वाराणसी बोल रहा हूँ। सर एक टॉप अखबार बनारस का है जी, जिसके पोर्टल में खबर छपी जी, यहाँ की एक्सरे मशीन कई वर्षों से काम नहीं कर रही है। जी जी तो इसमें क्या मामला है उसको जी। बताएं। ये पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने जो भी श्रोताओं से रूबरू होने का मौका दिया है। देखिए, ऐसा है कि हमारा चिकित्सालय बहुत ही पुराना चिकित्सालय है और यहाँ पर जो है जो वर्तमान में रेडियोलॉजी विभाग में हमारे एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और 3 हमारे एक्सरे टेक्नीशियन हैं और कुल 3 एक्सरे मशीन है, जिसमें कि एक मशीन जो है वो मैनुअल है और 2 मशीनें डिजिटल है। तो हमारे यहाँ जो है जो इस वर्ष जो है 8,000 टोटल जो है इस वर्ष 44,174 जो है टोटल हमारे यहाँ एक्सरे हो चुके हैं और 239 जो है वो हमारे यहाँ जो है हम लोग के टोटल कल जो है एक्सरे हुए थे। औसतन हमारा 210 पर डे का एवरेज रहता है। तो कभी भी किसी समय किसी को भी एक्सरे न तो लौटाया जाता है
नहीं कभी किसी को मना किया जाता, बराबर नियंत्रण से होता है। और साथ ही साथ यही एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे मेडिकल लीगल कार्य पूरे जनपद का यहाँ पर होता है। इवन चंदौली के भी लोग यहाँ रेफर केस आते हैं, दूसरा मेडिकल लीगल एक्सरे यहाँ पे किया जाता है। तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि यहाँ एक्सरे न होने की वजह से किसी को कोई दिक्कत होती है। और राउंड द क्लॉक 24/7 की चिकित्सा सुविधा एक्सरे की मरीजों को निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है चिकित्सीय परामर्श के बाद। तो क्या जिसने ये रिपोर्ट छापी उसने आपसे बातचीत की थी कि आप अपने मन से उन्होंने रिपोर्ट छापी? नहीं, हमसे इन्होंने कोई पहले बात कोई नहीं की थी इसके बाद। ये जो फोटो छपी मशीन की, वो फोटो गलत है या सही? नहीं, मशीन की फोटो तो सही है, लेकिन मशीनें काम कर रही हैं। मशीन जो ये आई थी, मशीन में जो है चलते हुए इसकी मशीन में जो इसकी जो बैटरी में जो उसका जो चार्जर होता है उसमें तकनीकी इशू आ गया है। हमने जो संबंधित संस्था को इसके लिए जो है पूरा इसको अभी किया कि 24 घंटे में इसको करके और इसको ठीक करा के दे, और उन्होंने इसके लिए आश्वस्त भी किया कि सर हम 24 घंटे में जो इसकी जो बैटरी के जो चार्जर होता है उसमें तकनीकी जो खराबी है उसको ठीक करके देगा। हमारे पास इसको बैकअप के लिए एक डिजिटल मशीन है, वो बराबर काम कर रही है। अभी कल ही 239 एक्सरे हुए हैं। ये कहना गलत है कि किसी पर भी एक्सरे कभी रुका है या कोई दिक्कत हुई हो। अगर कभी भी कोई पता नहीं, इतना बड़ा मंडलीय अस्पताल पूरे उसका है, तमाम दिक्कतें सबको आती हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, अंदर कोई शिकायत न किसी ने कभी सज्जा नहीं लाया इसका। तो उन्होंने भी कई लोगों का वर्जन भी छापा है, जिन्होंने कहा कि हमें ये परेशानी, ऐसा कहीं नहीं। वो अपने उसके बारे में कि उन्होंने अपने से छाप दिया होगा, ऐसा कहीं भी कभी किसी ने कहीं भी शिकायत नहीं की, ना ही किसी भी मीडिया या किसी भी प्रिंट मीडिया और किसी वीडियो में इस तरह की कभी कोई खबर आई। तो आपका ये कहना है कि एक मशीन के खराब होने से कोई सेहत पे प्रभाव नहीं? मशीन तो खराब नहीं है, मशीन चलते चलते उसमें तकनीकी समस्या जो आई है, वो मशीन की तकनीकी समस्या के लिए भी जो संस्था को हमने कह दिया है, और जो इसमें एजेंसी जो है उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको ठीक भी करा रही है। जबकि हमारे पास तो ऑलरेडी एक डिजिटल मशीन काम कर ही रही है, आज भी एक्सरे हो रहा है। मतलब एक्सरे पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, काम लगातार जारी है। जी, और आज अभी तक जो 57 एक्सरे हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये खबर गलत है, वो खंडन योग्य है, और ये जो है किसी प्रकार से वो इस खबर जो है कभी भी बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक्सरे कहीं रुका ही नहीं, एक्सरे काम हो रहा है। मशीन भी हमारी जो इसके पहले इसीलिए ना बैकअप में मशीन रखी हुई है, वो मशीन बराबर काम कर रही है। वाराणसी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के भाषा विभाग की ओर से वाराणसी में संस्कृत प्रतिभा खोज एवं संस्कृत अध्यापन से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने संस्कृत गीत, सामूहिक गान सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। विद्वानों और शिक्षाविदों ने कहा, संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों की समृद्ध वाहक है। विद्यार्थियों ने संस्कृत उच्चारण, गायन, प्रस्तुतिकरण एवं विषयगत ज्ञान का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। मेरा नाम डॉक्टर संजय त्रिपाठी, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में मैं अध्यापक हूँ। आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन है? जो प्रतियोगिता चल रही है, किस तरह की प्रतियोगिता है? यह जो प्रतियोगिता आज की चल रही है वह संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए और उसी के संदर्भ में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा संस्कृत प्रतिभा खोज नामक प्रतियोगिता आयोजित है। यह प्रतियोगिता 3 चरणों में होती है, जनपद स्तर, मंडल स्तर और प्रांत स्तर। आज की यह जो प्रतियोगिता है विशेष उल्लेखनीय प्रतियोगिता है, क्योंकि आज सर्वप्रथम संस्कृत गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। संस्कृत गीत प्रतियोगिता में आधुनिक युग के संस्कृत के रचयिता, उनके कविताओं को यहाँ पर छात्रों ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी है, जिसमें लगभग 50 छात्रों ने आज इस गायन में भाग लिया है। इसके बाद आप देख रहे होंगे बगल में एक दूसरी प्रतियोगिता चल रही है जो संस्कृत प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में भी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। करीबन 37 छात्रों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। वर्तमान में लगभग 25-30 छात्र इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। यह
भी प्रतियोगिता 3 स्तर पर होती है, जनपद, मंडल और प्रांत स्तर। और इन प्रतियोगिताओं का मूल उद्देश्य यह है कि लोगों में संस्कृत के प्रति नवाचार और उसके प्रति एक उद्यम और साहस का प्रतीक बने, संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा बने। इस उद्देश्य से यहाँ पर संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये सभी प्रतियोगिताएं आयोजित हैं और यह प्रतियोगिताएं क्रमशः 2023 से निरंतर गतिशील है। और यही प्रतियोगिता नहीं है, अभी तो संस्कृत से संबद्ध, चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि संस्कृत सप्ताह का आयोजन संपूर्ण विश्वविद्यालयों में, संस्कृत विभागों में हर जगह हो रहा है। उसी चरण में यह भी उसी श्रृंखला में यह भी प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित हो रही हैं। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी के लिए मेरा यह संदेश रहेगा कि यदि वो आज के युग में संस्कृत को पढ़ते हैं तो उनके नैतिकता का विकास होगा, उनका व्यवहार पक्ष मजबूत होगा, उनके आचरण में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा और अधिक मजबूत होगी। अगर वो इस प्रतियोगिता में इसी तरह इनमें भाग लेंगे तो उनमें निश्चय ही नई ऊर्जा का संचार होगा। यह मेरा विचार है। जी। स्मार्ट मीटर के संबंध में उप मुख्य महाप्रबंधक श्री CK पवार ने दी अहम जानकारियां। स्मार्ट मीटर की भ्रांतियां दूर करने हरदा में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के प्रश्नों के दिए जवाब। हरदा में 28,273 स्मार्ट मीटर स्थापित। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 6 माह में 80,36,000 रुपए की मिली TOD। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को नए टैरिफ ऑर्डर के अनुसार अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई बिजली पर 20% की छूट मिल रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप मुख्य महाप्रबंधक श्री पवार ने बताया, हरदा जिले में अब तक 28,273 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे TOD टैरिफ के तहत दी जा रही छूट का लाभ भी लगातार बढ़ रहा है। फरवरी से जुलाई 2026 तक 6 माह में हरदा के 21,663 उपभोक्ताओं को 80,36,000 रुपए की TOD छूट का लाभ मिला है। माहवार आंकड़ों के अनुसार फरवरी में 8,324 उपभोक्ताओं को 4,10,000 रुपए, मार्च में 11,202 उपभोक्ताओं को 6,06,000 रुपए, अप्रैल में 14,295 उपभोक्ताओं को 8,08,000 रुपए, मई में 17,936 उपभोक्ताओं को 16,72,000, जून में 19,459 उपभोक्ताओं को 22,84,000 रुपए, जुलाई में 21,663 उपभोक्ताओं को 22,56,000 रुपए की छूट प्रदान की गई। ये बात मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप मुख्य महाप्रबंधक स्मार्ट मीटरिंग सेल श्री CK पवार ने स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता हित में चलाई जा रही शासन एवं कंपनी की योजनाओं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 5 रुपए में नवीन कनेक्शन, संपर्क अभियान 2026, सोलर रूफटॉप आदि को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला पंचायत सभागार हरदा में आयोजित मीडिया कार्यशाला में कही। अपर कलेक्टर हरदा पुरुषोत्तम कुमार ने मीडिया से आग्रह किया वे भारत सरकार की योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर की उपयोगिता को आम जनता तक पहुंचाएं, बिजली कंपनी की सेवाओं और जनहितैषी योजनाओं के हितग्राहियों तक पहुंचाने में सहयोग करें। विद्युत वितरण कंपनी के उपस्थित समस्त सम्मानित पदाधिकारियों, PRO का, उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, आज की इस वर्कशॉप का उद्देश्य मुख्य रूप से तो यही है कि स्मार्ट मीटर के क्या क्या लाभ हैं उससे अवगत कराना आपको, और उसके संबंध में कुछ जो जनता के बीच में कुछ आशंकाएं हैं और आपके मन में भी हैं, मतलब आप भी कोई जनता से अलग हटके नहीं हो, तो पहले आपके मन में जो आशंकाएं हैं वो दूर होंगी तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से नीचे तक ये मैसेज जाएगा। तो वो आशंकाएं और वो भ्रांतियां जो हैं उनके संबंध में आपको अवगत कराना। इसके अलावा सरकार की जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं जिसमें कुछ विशिष्ट वर्गों को कुछ छूटें हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं, उसके संबंध में आपको अवगत कराना था।
आपने सभी विस्तार से सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से जो है ये पब्लिक ओपिनियन बनेगी कि स्मार्ट मीटर जो है एक किसी को सुन के धारणा बन जाती है कि नहीं मीटर तेज चल रहा है, मीटर ज्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं है। जब आप स्वयं देखेंगे और जब लोगों को बताएंगे कि इसमें स्मार्ट मीटर के साथ एक चेक मीटर भी लगवा सकते हैं और आप खुद भी देख सकते हैं, तो इसमें धीरे धीरे लोगों के मन में ये विश्वास जगेगा। अभी आपने वीडियो भी देखे, जिन्होंने लगवाया है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे इसकी स्वीकार्यता जो है बढ़ेगी और पूरे जिले में जो है हम सभी को स्मार्ट मीटर लगवा पाएंगे। यही अपेक्षा है आप सबसे भी। टिमरनी के रितेश तिवारी और मना मंडलेकर ने दिया प्रशिक्षण। शासकीय डिग्री कॉलेज द्रास के प्राचार्य नासिर शाबानी के नेतृत्व में विशेष आत्मरक्षा कार्यशाला सेना के मेजर पीटर कर्नल विकास दीक्षित एवं लेफ्टिनेंट कर्नल जगन्नाथ कोडियाल ने किया सम्मान। छात्राओं को आत्मरक्षा एवं नशा मुक्ति का दिया संदेश। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के टिमरनी निवासी तिनका सामाजिक संस्था के प्रशिक्षक रितेश तिवारी और मना मंडलेकर ने कश्मीर, द्रास और लेह लद्दाख के दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में 500 बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने का संदेश दिया। इस दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण विशेष रूप से बालिकाओं के लिए आयोजित किया गया था। 20 से 23 अगस्त तक शासकीय डिग्री कॉलेज द्रास के प्राचार्य नासिर शाबानी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की लैंगिक समावेशी समानता पहल योजना के अंतर्गत आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। कॉलेज के अलावा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्रास, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंबट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आर्मी गुडविल स्कूल द्रास और शासकीय हाई स्कूल कक्सार सहित विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बालिकाओं को खतरे की पहचान, हमले से बचाव, स्वयं की सुरक्षा की तकनीकों का अभ्यास कराया। इसी दौरान रितेश तिवारी और मना मंडलेकर ने बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की 3 शाखाओं का दौरा किया। बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। उन्होंने नियंत्रण रेखा, कुपवाड़ा, श्रीनगर, बीरवाहा स्थित शाखाओं में संचालित सामाजिक कार्यों गतिविधियों की जानकारी ली। सेना के मेजर पीटर कर्नल विकास दीक्षित, लेफ्टिनेंट कर्नल जगन्नाथ कोडियाल ने रितेश तिवारी और मना के आत्मरक्षा प्रशिक्षण और सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए इनका सम्मान किया। प्राचार्य नासिर शाबानी ने बालिकाओं की सुरक्षा, आत्मविश्वास, सशक्तिकरण के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए दोनों प्रशिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी स्थित नागतीर्थ भिलट शिखर धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पहाड़ी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन में सवार 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर हालत में खरगोन अस्पताल रेफर किया। बताया जा रहा है बोलेरो पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। इसी दौरान अचानक ब्रेक फेल होने से वाहन अनियंत्रित हो गया, करीब 3 पलटी खा गया। हादसे के बाद मंदिर समिति के वाहन की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नांगलवाड़ी पहुंचाया। डॉक्टरों ने घायलों को उपचार किया, जबकि गंभीर रूप से घायल सरस सिसोदिया, बाटीबाई सिसोदिया, रामा खोडे को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया। घटना के बाद एक बार फिर नांगलवाड़ी शिखर धाम की पहाड़ी मार्ग पर स्थायी एम्बुलेंस सुविधा की मांग तेज हो गई है। ग्रामीणों का कहना है यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दुर्घटना के समय घायलों को निजी वाहनों या भिलट देव संस्थान के वाहनों से अस्पताल पहुँचाना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नांगलवाड़ी में जल्द स्थायी एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। क्या नाम आपका? अंतिम सिसोदिया। अंतिम, क्या घटना हुई आपके वहाँ मंदिर में? हम नांगलवाड़ी दर्शन के लिए आए थे। वहाँ से रिटर्न आने के बाद में हमारे साथ दुर्घटना हुई। ब्रेक आया नहीं हमारे गाड़ी में, कलेज भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। कहाँ से आप लोग आए हो? नया बिलवा दुधकोट खरगोन से। कितने लोग आए थे उस गाड़ी में? 900। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो N10। कितने लोग बैठे थे उसमें? 9 थे, बच्चे के साथ। बच्चे का कितने लोग लगी हुई? 5 जन 6 जन। कौन कौन थे आपके साथ? मेरे साथ में मेरी फैमिली थी, मेरे 2 लड़के थे, मेरी मम्मी थी, मेरी मौसी थी और मौसी की लड़की है और मौसी का लड़का है। तो अभी वहाँ से कौन लेके आया आपको? मिलनबाग स्थान से इसको आई थी। इसको लेकर आए थे और आपको अभी अस्पताल में? ठीक है। और अभी अस्पताल में कोई इमरजेंसी केस आया, क्या घटना हुई? अभी पहाड़ पे शिखर धाम पे एक बोलेरो ब्रेक फेल होने की वजह से वहाँ पे पलटी खा गई है बोलेरो। उसमें 7 लोगों को लाया गया था, जिसमें से 4 लोगों को सामान्य चोटें आई है
और 3 को रेफ़र किया गया है, जिसमें बाटी बाई सिसोदिया रेफ़र है, रमाखोड़े और शरद सिसोदिया। हाथ, कमर और सिर में चोटें आने की वजह से इनको जिला चिकित्सालय खरगोन के लिए रेफ़र किया गया। सर ये लोग कहाँ के हैं? खरगोन के निवासी हैं। कितने लोग हैं टोटल? टोटल 7 लोग हैं। 7 लोगों में से 3 लोग गंभीर हैं। नेशनल हाईवे 3 पर ठीकरी एवं बरू फाटक के बीच कालापानी ग्राम पंचायत अंतर्गत मेवाती ढाबे के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार सिद्धि विनायक बस तेज रफ्तार में थी, जो मेवाती ढाबे के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसा जोरदार था। बस का अगला टायर निकलकर अलग हो गया। सामने का कांच पूरी तरह टूटकर बिखर गया। बस के पीछे इंदौर खेतिया लिखा होने से कहा जा सकता है ये बस इंदौर से खेतिया की ओर जा रही थी। हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और साइड से गाड़ियों का यातायात सुचारू रूप से शुरू कराया। वहीं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। भैंसदेही विकास खंड के शिक्षकों द्वारा आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आरटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सेवारत शिक्षकों हेतु टीईटी आयोजित किए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका जारी की गई। उक्त नियम पुस्तिका एवं परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में प्रदेश के शिक्षकों के मध्य अनेक व्यवहारिक एवं प्रशासनिक शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। अतः संगठन निम्न बिंदुओं पर शासन स्तर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सुमित गुर्जर को मंगलवार को शाम 5:30 बजे सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है टीईटी की अनिवार्यता संबंधी स्पष्ट सूची जारी की जाए। किन शिक्षकों को टीईटी देना अनिवार्य है, पदोन्नति की स्थिति में टीईटी की पात्रता स्पष्ट की जाए, विषय चयन संबंधी स्पष्टता प्रदान की जाए, पाठ्यक्रम संबंधी स्थिति स्पष्ट की जाए, संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2005 उत्तीर्ण शिक्षकों के संबंध में पुनः टीईटी की आवश्यकता और उनकी स्थिति स्पष्ट की जाए। टीईटी अनिवार्य शिक्षकों की विभाग द्वारा स्पष्ट श्रेणीवार सूची जारी की जाए। किन किन पदों के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है, उच्च पद का प्रभार प्राप्त शिक्षकों को टेट परीक्षा देने संबंधी स्थिति स्पष्ट की जाए। संगठन द्वारा उपरोक्त बिंदुओं सहित ज्ञापन में उल्लिखित अन्य बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश लिखित में जारी कर प्रदेश के हजारों शिक्षकों की शंकाओं का समाधान करने की मांग शासन प्रशासन से की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में श्री राम भुसकुटे, दिनेश चितकारे, मोहम्मद शाकिर सिद्दीकी, सुरेश सेठे, गिरीश मालवीय, सूरज राठौर, दानवी, छत्रपाल, नामदेव कुबड़े, रामविलास बामने, सोहन सलामे, ब्रजलाल उइके, राजेंद्र आठनेरे, विकास माकोड़े, अनिल मशकोले, मिश्रीलाल, विठल गजलवार, श्रीमती रीना धुर्वे, अरुण महाले, सुनीता इब्ने, सविता बाडिबा, अर्चना भराडे, सुमिन वेले, बबीता महाले, शिवरती मालवी, शर्मिला उइके, चंद्रकला चुलाटे आदि उपस्थित थे। गंज मरघट पुलिया बनी हादसे को न्योता जिम्मेदार कौन? जाकिर हुसैन वार्ड, रामनगर वार्ड और पटवारी कॉलोनी में आने जाने के लिए प्रमुख मार्ग माने जाने वाली गंज मरघट पुलिया की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे और उनमें भरा पानी राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सुबह के समय इसी मार्ग से स्कूल बसें, कार, ट्रैक्टर, ऑटो, मोटरसाइकिल, पैदल राहगीर गुजरते हैं। ऐसे में जर्जर सड़क कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। सवाल ये है, जब ये मार्ग क्षेत्र के लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो नगर पालिका, संबंधित पार्षद, शासन प्रशासन आखिर कब जागेगा? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? जिम्मेदार अधिकारी मौके का निरीक्षण कर तत्काल गड्ढों की मरम्मत और पुलिया की स्थिति सुधारने की कार्रवाई करें ताकि आम नागरिकों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सवाल सीधा है, इस बदहाल सड़क की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? नशे में स्कूल आने वाला शिक्षक निलंबित। शराब के नशे में स्कूल आने और बच्चों सहित अभिभावकों से गाली गलौज करने वाले शिक्षक पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने शासकीय प्राथमिक शाला ढड़कना के प्राथमिक शिक्षक देवेंद्र श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी अमित जैन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलदेव गढ़ ने की थी। जांच में ग्रामीणों ने बताया, शिक्षक देवेंद्र श्रीवास्तव नशे में विद्यालय आते हैं, बच्चों से अभद्र भाषा में बात करते हैं। अभिभावकों ने अभद्र व्यवहार की शिकायत की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इस शासकीय सेवक का अशोभनीय कृत्य और मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल गंभीर कदाचार माना। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय टीकमगढ़ रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। देखिए, कल कई सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि बलदेवगढ़ विकासखंड के ढड़कना गांव की जो प्राथमिक शाला है
वहाँ के एक शिक्षक द्वारा शराब पीकर अभद्र और कदाचरण का व्यवहार किया गया है। प्रथम दृष्टया जब उस वीडियो को देखा गया तो उसमें उसकी जांच जो है जिला शिक्षा अधिकारी से करवाई गई। तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि उनके द्वारा वो कदाचरण किया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज संबंधित शिक्षक के निलंबन की निर्देश और आदेश जारी किए गए हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों की शिक्षा एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस घटना को केवल इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि एक व्यक्ति से कोई गलती हो गई। इस पूरी वीडियो से या इससे जो समझ में आता है कि शिक्षा व्यवस्था में उनके मॉनिटरिंग के लिए भी लोग लगे हुए हैं। हमारे यहाँ CSE की व्यवस्था है, BRCC की व्यवस्था है, DPC की व्यवस्था है। तो उसके निरीक्षण के लिए जो संस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे CSE, उनको भी 2 वेतन वृद्धि रोकने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। उनके ऊपर पूरी व्यवस्था को देखने के लिए जो BRCC हैं उनको भी एक सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। अभी मेरे द्वारा पूरे जिले में निर्देश दिए जा रहे हैं कि हम सारे जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं जो हैं उनकी बहुत गंभीरता से जांच कराएं। हमारे यहाँ जो कोई पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसमें शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित हों और इस प्रकार का कोई भी अगर कोई आचरण किया जाएगा तो मैं इंश्योर करूँगा कि उन पर कठोर से कठोर इसमें निर्णय हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में परिवार की 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विक्की नाम के युवक पर अपनी दोनों बहनों पर अलग अलग स्थानों पर फायरिंग करने का आरोप है। गणेशपुर में पहली बहन शकुंतला को गोली मारे जाने के बाद आरोपी आजाद नगर पनियाला रोड पहुंचा, जहां दूसरी बहन पुष्पा और उसके पति पर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। गोली लगने से दोनों बहनों की मौत हो गई, जबकि पुष्पा का पति घायल बताया जा रहा है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों स्थानों पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक तौर पर घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि वारदात की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। आरोपी घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 2 सगी बहनों की हत्या की घटना से इलाके में शोक और तनाव का माहौल है। ये अभी करीब 20 मिनट पहले की बात है। एक सूचना मिली कि किसी भाई ने, इसका नाम विक्की है, अपनी सगी बहन को शूट किया है। अब क्योंकि स्पॉट पे एक डेड बॉडी पड़ी है जिनका नाम पुष्पा है और दूसरी बहन का भी अभी स्पष्ट कारण तय नहीं है कि क्यों और कैसे। एक कोई घायल है, उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। हाँ, वो दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। दोनों बहनें, सगी बहनें और सगी भाई ने इंसिडेंट एक्योर किया। इससे जुड़ा हुआ मामला है। अब वो देखते हैं। तो हाँ, दोनों सगी बहनें, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी और जिसने शूट किया वो प्रथम अभी जो बताया जा रहा है वो सगा भाई बताया जा रहा है। बाकी हम पड़ताल कर रहे हैं, अगले कुछ आधे घंटे में ये चीजें क्लियर हो। सर, एक आदमी बताया जा रहा है गोली लगी है। अब वही हम एक बार पता करें। आज आपने किस विषय के निमित्त SDM महोदय को ज्ञापन दिया है? हो रही शैक्षणिक एवं मूलभूत समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला देवास नगर इकाई खातेगांव द्वारा जिला कलेक्टर देवास के नाम अनुविभागीय अधिकारी खातेगांव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अभावित विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त खेल सामग्री, स्पोर्ट्स सुविधाएं उपलब्ध कराने, एमए के सभी विषयों के नियमित पर्याप्त व्याख्यान संचालित करने, जिन विषयों के वर्तमान में कम लेक्चर लगाए जा रहे हैं पर्याप्त कक्षाएं संचालित करने की मांग के साथ खातेगांव महाविद्यालय में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कृषि आधारित रोजगार पूरा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की मांग रखी गई। ज्ञापन में महाविद्यालय की लाइब्रेरी को निर्धारित समय पर नियमित रूप से खोलने एवं पर्याप्त पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खातेगांव में महाविद्यालय स्तर शासकीय छात्रावास की व्यवस्था करने, विद्यार्थियों के परिवहन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की। परिषद ने विद्यार्थियों के लिए बस किराए में 100% छूट की मांग की। विद्यार्थियों को बस में बैठाने से इनकार करने वाले संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। नगर मंत्री हिमांशु शर्मा ने कहा, विद्यार्थियों की शिक्षा सुविधा भविष्य से जुड़ी समस्याओं का प्रशासन गंभीरता से संज्ञान लेकर शीघ्र निराकरण करे। परिषद ने प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए कहा, निर्धारित अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर विद्यार्थी हित में लोकतांत्रिक एवं चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज आपने किस विषय के निमित्त SDM महोदय को ज्ञापन दिया है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने
महाविद्यालय में पाई जाने वाली अनेक अनियमितताओं को देखते हुए एवं बसों का किराया बढ़ाए जाने पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है जो कि विद्यार्थियों द्वारा बताई गई है। कॉलेज में लेक्चर टाइम पे नहीं लग रहे हैं। उसके बाद जो खेल की सामग्री है वो भी विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। पार्किंग की जो व्यवस्था वो भी ठीक तरीके से नहीं की गई। उसका जो टीन शेड है उसमें केवल 10 से 20 गाड़ी खड़ी रह पाती है, बाकी पूरी गाड़ियाँ पानी में और गर्मी में खड़ी रहती हैं। उसके बाद जो शौचालय है, शौचालय में पानी पर्याप्त नहीं आ पा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से अनेकों प्रकार के गाँव से विद्यार्थी आ रहे हैं जिनका जो बस का जो शुल्क है वो बढ़ाया गया है, तो उनका किराया कम हो जाए इसके संबंध में आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उसके साथ साथ चेतावनी भी दी है कि 15 दिन के अंदर इन सभी विषयों पर कार्यवाही होना चाहिए। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन के लिए व्याप्त होगी। समय प्रशासन को दिया है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 दिन बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।